Hello everyone, this is Dimple. We'll be starting with the third module for our chapter How do organisms reproduce. पहले के दो मॉड्यूल्स में रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से क्या क्या चीज़ें हमें एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें समझी. सेकेंड मॉड्यूल वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स के बारे में पढ़ा. अब हम बेसिकली बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हम पहले कंसंट्रेट करेंगे ऑन प्लांट्स. प्लांट्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो पहले समझेंगे. देन वी विल बी स्विचिंग अप टू द ह्यूमन बीइंग. ठीक है. अभी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें पता है कि दो पेरेंट चाहिए वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर होना ज़रूरी है. डॉग्स, ह्यूमन, प्लांट, बर्ड्स, ये सारी जो प्रजाति है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अपना जनरेशन आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. तो इन सब को हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, बट प्लांट्स यानी कि फ्लावर्स और ह्यूमन बीइंग के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वेयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है. एक मेल होना चाहिए एंड अदर वुड बी द फीमेल. दोनों के रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो मर्ज आउट होते हैं, उनका जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उनका गैमेट फॉर्म होता है एंड दे गिव बर्थ टू द न्यू वन. ठीक है. इनका गैमेट फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और गैमेट फॉर्मेशन बहुत अलग अलग मेथड से होता है. ठीक है. गैमेट्स को हम जर्म सेल भी कहते हैं. मेल के रिप्रोडक्टिव सेल अलग है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल अलग है. डिटेल में समझते हैं इन सब के बारे में. मेल गैमेट्स में अगर हम ह्यूमन के लिए बात करें तो स्पर्म होते हैं, वहीं फीमेल के लिए हमारा एग या ओवा होता है. ठीक है. मेल गैमेट जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं बट मोटाइल होते हैं. मोटाइल मीन्स जो मूव कर सकते हैं. ठीक है. जबकि फीमेल गैमेट यानी कि द एग ओवा वो बड़े होते हैं और वो फूड स्टोर करते हैं, खाना स्टोर करते हैं. ठीक है. अभी द मेल एंड द फीमेल गैमेट व्हेन दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिसेल्युलर जाइगोट. यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल जाइगोट बनाते हैं जब भी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजिंग होता है. व्हेन दे कम टुगेदर, व्हेन दे गेट इनटू ईच अदर. ठीक है. और ये जाइगोट फॉर्मेशन फर्दर सेल डिवीजन होके मल्टीप्लाई होके एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है. अभी हमें समझना ये भी है कि भाई एसेक्सुअल मेथड से तो रिप्रोडक्शन हो रहा था, बट ये सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसकी महत्वता क्या है, क्या ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अभी यहाँ पे समझिए कि देर इज़ अ फ्यूजन ऑफ टू जर्म सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, तो वेरिएशन उतना ही अच्छा मिलेगा. ठीक है. मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग हैं. जब इनका फ्यूजन होता है तो दो अलग अलग लोगों के कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, दो अलग अलग लोगों के वेरिएशंस. द न्यू बर्थ या न्यू ऑर्गेनिज्म विच टेक्स प्लेस बर्थ, उनके लिए नया एक वेरिएशन आता है. ठीक है. वो एक नई प्रजाति, नया वेरिएशन मिलता है. सो वेरिएशन गिव्स राइज टू वेराइटी एंड डाइवर्सिटी. ठीक है. इसी वेरिएशन की वजह से हमें बहुत वेराइटी भी देखने को मिलती है और डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है. समझ रहे हो. अगर हम कहें कि डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड को हम मिक्स करें, मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड हम उनका ब्रीडिंग करवाएं, तो हमें एक नया ब्रीड ऑफ डॉग मिलेगा विच वुड बी द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल. ठीक है. तो उससे पूरी नई वेराइटी, नई डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है. समझ आ रही है बात. इट अनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो दिन प्रतिदिन क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो नया जनरेशन है दे आर मोर अडेप्टेबल, दे आर मोर कन्वीनियंटली इजीली अडेप्टिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस. अगर हम बात करें
द जनरेशन पोस्ट कोविड, ठीक है। तो कोविड 2022 2021 2022 तक ऑलमोस्ट रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके बाद जो बर्थ हुआ है, उसके बाद जो बच्चों का बर्थ हुआ है, दे आर लाइक ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू द कोविड वेरिएंट्स, ठीक है। अभी कोविड वेरिएंट में जो नए म्यूटेशन होके आएंगे उसमें उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बाकी जो पुराने वेरिएंट हैं उनमें तो वो ऑटो इम्यून अडाप्टेशन के साथ आते हैं, वो ऑलरेडी उस चीज़ को सरवाइव कर जाएंगे। प्लस इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं हो पाता अनटिल एंड अनलेस कि खाली एक सेक्स बाकी रह गया हो, या ईदर मेल या ईदर फीमेल। पर उसमें भी आजकल हम जेनेटिक म्यूटेशन करके बहुत सारे वेरिएशंस ला रहे हैं, और उसके वजह से ऑलमोस्ट हम ये जो एक्सटेंट हो जा रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स, उसको एक एनवायरनमेंट में फिर से उनको जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो अगर हम बात करें मोटा मोटी इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई फ्यूजन के वजह से, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स ब्रिंग आउट वेरिएशन इन द सराउंडिंग। अभी जब वेरिएशन आएगा तो एक तो वैरायटी आएगी, दूसरा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो तीसरी चीज़ ये है कि वेरिएशन जो है वो कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट लाता है। जो भी आजू बाजू में एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसको अडाप्ट करने की कैपेसिटी देता है। और द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन इज कि भाई ये कंप्लीट एक्सटेंट होने से किसी की स्पीशीज को बचा लेता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स, और कुछ होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स यानी जो हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से हम इनको पूरे के पूरे प्लांट को रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे हैं कि ये सीड्स बनाने के लिए या फ्रूट बनाने के लिए काम आते हैं। प्लस ये एक नया वेरिएशन, नई जनरेशन लाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो हमने जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था तब हमने बोला था इट इज़ नॉट अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस खाली उससे हमें अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं, अलग अलग वेरिएशन इन द प्लांट मिलता है, ठीक है। वो भी किससे? उसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स लाइक लीव, स्टेम एंड रूट्स, जहाँ से हम रीग्रो कर सकते हैं, या हम कहें जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स प्लांट के रिलीज होते हैं, ठीक है। अभी इस मॉड्यूल में हम बेसिकली बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी कि फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर को अगर हम समझें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो पहले फ्लावर के पार्ट्स को समझते हैं। सेपल हो गया। सेपल ऐसा है कि भाई जब फ्लावर एक बर्ड होता है, कली होता है, बर्ड यानी यहाँ पे कली, तो उस कंडीशन में उसको बाहर से जो भी प्रोटेक्शन देने का काम है और जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने का काम है वो सेपल्स करेंगे। इसको समझने के लिए आप हिबिस्कस का फ्लावर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हिबिस्कस के फ्लावर में आपको ये सारे फीचर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेपल बेसिकली क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है व्हेन इट इज इन द बर्ड कंडीशन, कली की कंडीशन में होता है। प्लस उसके अलावा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी करता है, ठीक है। फिर आते हैं पेटल्स। पेटल्स ये कलरफुल, छोटे बड़े लार्ज वेरिएशंस में हमें देखने को मिलते हैं। पर मेन काम क्या है कि फ्लावर का जो इनर पार्ट है, जहाँ पे हम कहें मेन सेक्सुअल प्रोसेस हो रही होती है, या जहाँ पे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, वो प्लेस को प्रोटेक्ट करना, वो प्लेस को वो अपने अंदर कवर्ड रखता है, ठीक है। सेपल्स एंड पेटल्स ये प्रोटेक्टिव आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर कहे जाते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स को हम प्रोटेक्टिव आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अभी आता है कार्पल। कार्पल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स,
ठीक है। कार्पल जो है वो सेंटर ऑफ द फ्लावर में है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर 3 अलग-अलग पार्ट हैं। ओवरी, द स्वॉलन बॉटम पार्ट, ठीक है, स्टाइल जहाँ से हमारे पॉलेंस नीचे आते हैं, मिडल एलोंगेटेड पार्ट एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये हमारा टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे सारे पोलन्स स्टिक होते हैं। हमारा टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे सारे हमारे पोलन्स स्टिक होते हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इन डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन पूरे को हम कार्पल कहते हैं। तीनों को मिला के हम कार्पल कहते हैं, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आप जिस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं याद रख लेना है। हाँ, ये डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एंथर एंड द फिलामेंट। क्या है? एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर का क्या काम है कि इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं वो बेसिकली येलोइश कलर की होती हैं, जो फूल के ऊपर आपको छोटी छोटी देखने को मिल जाएंगी। अगेन हिबिस्कस में बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमेन बनता है, विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर एंड फिलामेंट मिलके स्टेमेन बनता है, विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े इस तरीके से पर्टिकुलर देखें तो एंथर है ये, और नीचे का पार्ट फिलामेंट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से उसके अंदर दिखता है। एंथर अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ से छोटे छोटे पॉलेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ से छोटे छोटे पॉलेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि येलोइश कलर में होते हैं। एवरी पोलन ग्रेन, एवरी पोलन ग्रेन हैव 2 गैमेट्स। हर पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होंगे, ठीक है, जो कि ओवरी के अंदर जाएंगे, जो कि ओवरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। वो 2 मेल गैमेट्स ओवरी के अंदर एंटर करेंगे, और ओव्यूल जो है, इनसाइड द ओव्यूल यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है जहाँ पे बेसिकली मेटिंग होता है, और एम्ब्रियो सैक के बॉटम में यहाँ पे एग सेल होते हैं। तो हमारा जो पॉलन है उसको ट्रैवल करके एग सेल तक, द फीमेल गैमेट तक ट्रैवल करना होता है, फीमेल गैमेट तक ट्रैवल करना होता है। और जो सेंटर है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, जहाँ से उनको कंटिन्यूस न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब the flower will have either the stamens or carpels, इधर मेल पार्ट्स होंगे या फीमेल पार्ट्स होंगे, ठीक है। उन्हें हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। लाइक पपाया, वाटरमेलन, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे बाइसेक्सुअल कैसे होंगे? ये फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें स्टेमेन एंड कार्पल दोनों होते हैं। यानी कि अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर देखोगे तो आपको स्टेमेन भी देखने को मिल जाएगा, कार्पल भी देखने को मिल जाएगा। हिबिस्कस के अलावा सरसों, यानी पीले सरसों मस्टर्ड में भी आपको देखने को मिल जाएगा, शाहरुख खान की मूवी वाला, डीडीएलजे वाला, ठीक है। ये हिबिस्कस है, ये हमारे सरसों के फूल हैं। अभी विंटर्स में बहुत अच्छे से आपको सरसों देखने को मिल जाती है, ठीक है। पॉलिनेशन, यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन्स का शिफ्ट होना, ट्रांसफर होना फॉर द फर्टिलाइजेशन टिल द ओवरी, ठीक है। एंथर में पॉलन बनता है, बट वहां से ओवरी तक का जो सफर है उसका, वो जो ट्रांसफर है उसे हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, जहाँ पे सारे पॉलेंस
चिपकते हैं। अब ये एंथर से स्टिग्मा तक लाता कौन है? ये या तो सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट जब जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर सेम फूल में या तो दूसरे फूल में उसी पौधे के, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर अगर हम कहें कि भाई जो ट्रांसफर है एक फूल से दूसरे फूल ऑफ दूसरा पौधा ऑफ द सेम स्पीसीज, एक फूल इस पौधे से, एक फूल के इस पौधे के पॉलेंस दूसरे पौधे के फ्रूट पे जाके पॉलिनेशन होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये सब करता कौन है? बीज करते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स करते हैं, विंड है, वाटर है, बहुत सारे अलग अलग बटरफ्लाइज हो गए, बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं जहाँ से ये पॉलेंस ट्रांसफर होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन ये है कि एक फूल एक पौधे का दूसरे फूल दूसरे पौधे का सेम स्पीशीज का हो, दोनों दोनों पौधे, तो जो ट्रांसफर होता है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इट कैन बी थ्रू डिफरेंट एजेंट्स, विंड, इंसेक्ट्स और दूसरे बहुत सारे एजेंट्स वर्क करते हैं विच हेल्प टू ट्रांसफर द पॉलेंस, ठीक है। जो मेज प्लांट में होता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ विंड, हवा चलती है तो मेज यानी मक्का, मकाई, ठीक है, उसका जो पॉलिनेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ विंड। इंसेक्ट्स फ्लावर में हमें बहुत ज़्यादा देख मिलते हैं, जो पॉलेंस हैं उनके विंग्स, उनके लेग्स और प्रोबोसिक्स पे चिपक जाते हैं और वहाँ से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अदर एजेंट्स में बी बैट्स और दिस टाइप ऑफ लाइक ऑटो आउटबर्स्ट ऑफ द प्लांट, उस तरीके से, या स्क्विरल्स ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। स्क्विरल्स, बैट्स, वाटर, ये सारे अदर एजेंट्स हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी हम थे कि भाई पॉलन ग्रेन हमारा ओवरी में एंटर करा है, ठीक है, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझा था। तो जब पॉलन ग्रेन सूटेबल स्टिग्मा पे आता है, सूटेबल स्टिग्मा पे आता है तो उसको ओवरी तक लाया जाता है थ्रू अ पोलन ट्यूब। ओवरी तक लाने के लिए हमने एक ट्यूब रखा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स अपीयर एट दिस पॉइंट इन द पोलन ट्यूब। हमारी पोलन ट्यूब में अभी दो मेल गैमेट हमें दिखेंगे विच वर प्रेजेंट एट द स्टिग्मा, ठीक है। स्टाइल से वो नीचे उतर के ओवरी तक जाएंगे, ठीक है। द पोलन ट्यूब grows through stigma and style and dissolve the tissues and reaches the ovary। अभी पोलन ट्यूब में से नीचे स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल होके ओवरी तक दोनों गैमेट्स पहुंचते हैं। अभी दोनों गैमेट्स पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे पहुंचते हैं। ऑफ दिस वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस। अभी ये जो दो आए थे उसमें से एक इधर आके एग सेल जो बॉटम ऑफ द ओवरी है, ओव्यूल जहाँ पे, वहाँ पे उनका एक फ्यूजन होता है टू फॉर्म न्यूक्लियस, while the other move two polar towards the two polar nuclei in the central cell। यहाँ सेंटर में दो न्यूक्लियस थे, वहाँ वो दूसरा हमारा जो पोलन है और वो जाके रुकता है और वहाँ पे उसका फ्यूजन होता है। देखिए बीच में जो दो न्यूक्लियस है वहाँ जाके उसका फ्यूजन होता है। तो पहला जाके सीधा बेस में एक्सेल से मिलेगा, दूसरा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके सेंटर ऑफ द ओव्यूल पहुंचेगा। यानी कि टोटल 3 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे एंड उसे हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, इसे हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अभी जब ये हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि ओवरऑल
2 फर्टिलाइजेशंस हुए हैं, ओवरऑल 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं और इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक तो भई स्पर्म जाके एग सेल से फ्यूज़ आउट हो गया, दूसरा जो स्पर्म था दूसरा जो स्पर्म था वो जाके 2 पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में थे उनके साथ फ्यूज़ आउट हो गया, इसीलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक तो लाइफ प्रोसेस से डबल सर्कुलेशन पूछा जाता है और एक रिप्रोडक्शन से डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है। ठीक है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है द फ्लावर हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस। ठीक है? अभी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फूल का काम खत्म हो जाएगा, उसके पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा सब झड़ जाएँगे, सब जनरली फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है? ये सारे जो लेबल्स हैं, हम जो देख रहे हैं वो कहीं न कहीं ड्राई आउट होके झड़ जाते हैं और फिर ये जो ओवरी है, ये एक एनलार्ज फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर जो ओवेरियन वॉल है उस वो फ्रूट वॉल बन जाती है। ओवरी की जो बाहर की वॉल है वो फ्रूट की छाल या छिलका बन जाती है और जो ओव्यूल्स थे वो सीड बन जाते हैं। ओव्यूल्स जो थे वो सीड बन जाते हैं। ठीक है? तो द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। हम सीड्स को ग्रो करके फिर से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जो कहीं न कहीं आगे जाके एज़ एन एम्ब्रियो ही काम करेगा। ठीक है? इसी को हम रीजर्मिनेट करते हैं। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, अगर उसको हम और देखें तो एम्ब्रियो जो डेवलप होता है इनटू सीडलिंग ऑन अप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि आपने बीज बोए हैं तो वो बीज सीडलिंग में कन्वर्ट कब होंगे, जब अप्रोप्रिएट वेदर कंडीशंस मिलेंगी। अप्रोप्रिएट वेदर कंडीशंस में ये जर्मिनेट होंगे और इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है? समझ आ रही है बात कि भाई हमने हमारा जो फ्लावर था उसका पर्पस कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी उसके पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा ये सब ड्राई आउट हो गया, ये सब झड़ गया। अब जो बीच का ओवरी पोर्शन है उसका बाहर का जो वॉल है वो हमारे फ्रूट का छिलका बनता है। उसके अंदर जो ओव्यूल्स थे वो सीड्स बनते हैं, जो सीड्स को हम फर्दर एज एन एम्ब्रियो में से सीडलिंग डेवलप करने में काम लेते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कि बेसिकली किस एज से हम कहते हैं कि अ ह्यूमन बीइंग इज इन द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम कहते हैं कि द ग्रोथ फेज हैज बीन अटेंड। ठीक है? ऑल ऑफ अस नो दैट हमारी बॉडी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ चेंजेस आते हैं। देयर आर सर्टन चेंजेस जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। अगर हम कहें तो पहले हम बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हम एडल्ट्स हुए, एडोलेसेंस की एज आती है, एडल्ट्स बनते हैं हम। हमारे एज इन बात करें तो स्कूल गोइंग से एक ट्यूशन, हम बात करें तो हायर एजुकेशन में आते हैं, फिर हम कहें तो कॉलेज जाते हैं, फिर शादी होती है, एक्स वाई जेड वो चेंज चलती रहती है। तो जब हम कहते हैं कि अ पर्सन इज अटेनिंग अ एज ऑफ अडोलेसेंस, अडोलेसेंस से अडल्ट बनने वाला जो फेज है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एज की अगर हम बात करें तो 10 से 11 साल फ्रॉम द बर्थ। ठीक है? वो ऐसा फेज होता है जहाँ पे हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है? ये फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे चेंजेस इन द क्या होता है कि रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, वो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। ठीक है? जबकि गर्ल्स में भी अच्छी खासी हाइट बढ़ती है 10-11 साल तक। ठीक है?
वेट अच्छा अटेन करता है एक पर्सन, अक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन अक्वायर न्यू वन। हम कहते हैं ना दूध के दांत गिर जाते हैं, 11-12 साल तक में जो दांत गिरते हैं वो हम कहते हैं दूध के दांत गिर गए हैं, नए वाले हमारे पक्के वाले दांत आएंगे। तो वो सब चीज़ें 10-11 साल मैक्सिमम 12 साल की एज तक चलता है। ठीक है, अभी यहीं पे बॉयज़ की हाइट भी इंक्रीज़ हमें देखने को मिलती है, वेट इंक्रीज़ कर देखने को मिलता है। बॉयज़ में भी दाँत का टूटना और नए आना दिखता है। अभी हम सेकेंड स्टेज की बात करें, या हम कहें ये जो चाइल्डहुड है, ठीक है? वो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि फ्रॉम द बर्थ टू 11-12 साल हम कहते हैं चाइल्डहुड फेज़ है, जहाँ पे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, वो सारी चीज़ें ठीक है, दाँत गिरते हैं, दूध वाले दाँत सारे के सारे, ये अपने जो ओरिजिनल हैं वो नहीं, कच्चे दाँत कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। देन कम्स द सेकेंड फेज, जहाँ पे हम बात करें कि एज 11 से 18 गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 21 साल तक का जो सफ़र रहता है, दैट इज़ द एज वेयर द चेंजेस आर मैक्सिमम। यहाँ पे चेंजेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलते हैं व्हेन दे ग्रो अप इनटू अ कंप्लीट अडल्ट। यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ना, जो बॉडी ग्रो करती है इन द अडल्ट साइज, तो मेचुरेशन आ जाता है ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हमारे जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, एक प्रॉपर मेच्योरिटी स्टेज अटेंड कर लेता है। गर्ल्स में आर्मपिट्स में, जेनिटल एरियाज में, बिटवीन थाइज, लेग्स एंड आर्म्स हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, जेनिटल एरिया यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जेनिटल एरियाज में हम कहें कि हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा, आर्मपिट्स में देखने को मिल जाएगा, बिटवीन थाइज, लेग्स एंड आर्म्स आपको देखने को मिलेगा। प्लस जेनिटल एरिया का कलर भी डार्क हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव मेलेनिन पिगमेंट। एक्सेसिव मेलेनिन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए जो जेनिटल एरियाज हैं दे बिकम डार्कर इन कलर। ठीक है, स्किन बिकम ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल। हम अगर बात करें तो 11 से 18 की एज के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू स्किन, हाई पिंपल आ गया। ठीक है, हाई पिंपल और द ऑयली स्किन, ठीक है, उसके लिए हम बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट द मेन थिंग इज़ आपकी डाइट काम करती है पे। ठीक है, तो क्या-क्या चेंजेस होते हैं गर्ल्स में? हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट, जेनिटल एरियाज़ के बीच में, थाइज़, लेग्स एंड आर्म्स में भी हेयर ग्रो होता है, जेनिटल एरिया डार्क हो जाता है कलर में, स्किन ऑयली हो जाती है, डेवलपिंग ऑफ द पिंपल, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ब्रेस्ट साइज़ भी इंक्रीज़ होती है, धीरे-धीरे ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, टिप ऑफ द ब्रेस्ट पे जो निपल का कलर होता है वो भी डार्क आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ये होता है। उसके अलावा बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिटेल में समझेंगे व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली आपको ये समझना है कि एक पीरियोडिक लॉस ऑफ ब्लड है फ्रॉम द एज व्हेन द गर्ल अटेंड्स द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो मंथली साइकिल चलता है, दैट इज बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें चेंजेस इन बॉयज, बॉयज में क्या देखने को मिलता है कि सेम वे जिस तरीके से गर्ल्स में हेयर ग्रो होता है, बॉयज में भी आर्मपिट्स, जेनिटल एरियाज में हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है। ठीक है, अगेन जेनिटल एरिया इज द एक्सटर्नल ऑर्गन जहाँ पे रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। जेनिटल एरिया बिकम्स डार्कर, ठीक है, जेनिटल एरिया बिकम्स डार्कर एंड स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज में दोनों चीज में जो चीजें कॉमन है कि भाई
हेयर ग्रोथ होना आर्मपिट्स में एंड जेनिटल एरियाज में, जेनिटल एरियाज का डार्कन कलर होना, ठीक है, डार्कर टोन आ जाना, स्किन ऑयली हो जाना, डेवलपिंग ऑफ द पिंपल। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ थिकर हेयर ऑन फेस, दाढ़ी मूछ जो आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, ठीक है। तो बॉयज में वो चेंज देखने को मिलता है, थिक हेयर आना शुरू हो जाता है ऑन द फेस, वॉइस बिगेन्स टू क्रैक। यहाँ पे हम बात करते हैं हम बॉयज में वॉइस बॉक्स डेवलप होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स और ज़्यादा हॉर्स हो जाता है, पेनिस बिगेन्स टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड इन द टिश्यूज ऑफ द पेनिस इन दिस स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, ये जो हमारा स्टेज है उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। एक ऐसा स्टेज जहाँ पे द बॉय एंड द गर्ल अटेंड्स द सेक्सुअल मेच्योरिटी, ठीक है। द एज ऑफ अटेंडिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी इज नोन एज प्यूबर्टी, ठीक है। अभी ये जो फेजेस ऑफ ग्रोथ है, प्यूबर्टी को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंट इमोशनल शिफ्ट्स, भाई लड़के ने मना कर दिया, मूड नहीं है, लड़की ने मना कर दिया, मूड नहीं है, पापा ने डांट दिया, मेरे को तो घर नहीं जाना, मम्मी ने मार दिया, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। ये जो इमोशनल शिफ्ट्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पेशल हॉर्मोन्स जो आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को मेच्योर कर रहे होते हैं। इसीलिए इतने ज़्यादा इमोशनल शिफ्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप कभी खुश हो जाते हो छोटी सी बात पे, कभी दुखी हो जाते हो वैसी ही छोटी सी बात पे, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी दैट यू आर गेनिंग। फिर फिजिकल मेच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो मेच्योर आउट होना शुरू हो जाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि 18 से ऊपर और 21 से ऊपर, 18 से ऊपर फॉर गर्ल्स एंड 21 ऑनवर्ड्स इन बॉयज, ठीक है, ये एक हसीन फेस होता है। सब बोलते हैं बड़ी अच्छी दुनिया होती है जहाँ पे बॉडी इज फिजिकली रेडी टू रिप्रोड्यूस, हमारी बॉडी फिजिकली रेडी होती है टू रिप्रोड्यूस। और ये होता है दो इंडिविजुअल जब एक दूसरे के साथ, when the two individual joining their bodies together for internal transfer of the germ cell for the fusion, जब भी दो बॉडीज रेडी होती है फॉर द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल या गैमेट्स, तब यानी कि स्पर्म टू द ओवा, स्पर्म ऑफ द मेल टू द बॉडी ऑफ फीमेल एंड इट रीचेज द ओवम और द एग, तब हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हुआ है, तब हम कहते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन हुआ है। ये एक अडल्ट स्टेज होता है, ये एक अडल्ट स्टेज होता है, ठीक है, जहाँ पे हम समझते हैं कि नाउ द जनरेशन इज रेडी टू मूव अहेड, ठीक है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फ्लावर्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक फ्लावर टर्न आउट्स टू बी इनटू अ फ्रूट, ठीक है। उसके बाद हमने ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझे कि सर्टन एज पे क्या क्या चेंजेस होते हैं और वो एज वाइज जो चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हेन कैन वी से दैट द पर्सन इज मेच्योर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, वो समझा। तीन फेज समझे, चाइल्डहुड समझा, प्यूबर्टी समझा, एडल्ट समझे, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड मॉड्यूल ऑल अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में टू लर्न अबाउट द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती, ठीक है।